लेकिन थोड़ा सा इंसान को, आपको बिल्कुल कोई आदत नहीं होती किसी से पूछ के कुछ करने की, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपका जब दिल चाहा जो चाहा वो कर लिया, फिर आप वापस आते हैं फैमिली के साथ, फिर एक डिफरेंट मोड में चले जाते हैं, वहाँ सबको इन्वॉल्व करके रखना, ये कैसे बैलेंस आता है आई और थिंक ये कितना चैलेंजिंग है? मेरा जो भी डिसीजन होता है वो फैमिली के साथ होता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ कि विदाउट फैमिली मैं ये काम ना कर पाता, और फैमिली इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। तो मैं उस चीज़ को अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, वो उस चीज़ को देख के हर काम कर रहा होता हूँ कि अगर मैं इस एरिया में जाऊँगा, मैं कितने दिन ट्रैवल करूँगा, और उसके बाद कितनी मेरे पास वीडियोज़ होगी, मैं कितने दिन अपने बच्चों के साथ गुजार चूँगा, कब कब मुझे यहाँ पे होना है। मैं उस चीज़ को जो है वो इस तरह से प्लान करता हूँ। तो काफ़ी पिछले 1-2 साल थोड़े से टफ रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि चीज़ें जो थोड़ा सा स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। बट मैं उसमें अगर रोज़मर्रा की बात करूँ तो उसमें कैसा होता है कि वो मोड आप स्विच करते हैं कि अच्छा, क्योंकि अभी तो आप यहाँ उठे ना, सो गए, ये कर लिया वो कर लिया, कोई आप किसी के जवाबदार नहीं, अब घर पे हैं तो फिर देखना पड़ेगा किस वक्त कौन क्या कर रहा है, निकलना है तो निकल सकते हैं या सबके साथ जाना है क्या, इसमें छोटी छोटी चीज़ों में ना मैं इन चीज़ों की बात करी थी। अब देखिए, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। वो मेरा दिन जो है, अगर मुझे लगे कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे सनराइज़ कैप्चर करना है, इस जगह पे मुझे सनसेट कैप्चर करना है, और वो सारे दिन में मैंने 4-5 लोकेशन जो है वो विज़िट करनी, तो वो ट्रैवल वाले दिन हेक्टिक होते हैं। लेकिन फैमिली में ये होता है कि जब आप जाते हैं तो अभी आपको पता है कि अच्छा, आपने अगर कोई वीडियो एडिट करनी है तो वो एक है कि उसको मैंने किस तरह से बैलेंस करना है कि अगर बच्चे सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जब वो जाग जाए तो उनको पार्क में लेके जाना, उनको बाहर लेके जाना, साइकिल पे घूमने फिरने जाना, तो वो कोशिश करता है कि उसको जितना मैं बैलेंस कर पाऊँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उसको उस लेवल पे मैं नहीं लेके जा सका अभी तक जिसमें मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो एक बैलेंस करूँ, क्योंकि अब चैनल इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लगता है कि मुझे 1-2-3 लोग हायर करने होंगे ताकि मैं अपना बर्डन जो है वो किसी हद तक। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ वो कोई उसी तरह से एडिट नहीं कर पाएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं। वो फील, वो इमोशंस जो अक्सर बॉर्डर पे लोग कहते हैं ना कि यार आप ये पूरे हम साथ फील कर रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको वो फील आएगी ना तो दे विल फील कि दे पार्ट ऑफ द ट्रैवल। लेकिन अगर वो एक लगेगा कि अच्छा ये एक ट्रैवल ब्लॉग है, आपने देख लिया, उसके बाद आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो वो कम्युनिटी नहीं बिल्ड हो पाती। मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोई म्यूज़िक भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें वो इमोशंस होने चाहिए जो मैं उस टाइम फील कर रहा हूँ। अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं थका हुआ हूँ, तो मैं उसको उस चीज़ से जो है ना कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि ट्रैवल बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, और मैं उन लकी इंसानों में से हूँ जिसको ख्वाब देखने का और उसको जीने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को उनके ख्वाब जो है वो मेरे वीडियोस में से देख रहे हैं, तो उनको उसी तरह दिखाना जिस तरह उनका ख्वाब है। तो अगर मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो कह दूँ यार आज तो मैं थका हूँ, आज मैं ये नहीं कर पा रहा, यहाँ पे लोग मुझे अच्छे नहीं मिले, यहाँ पे ये हो गया, तो वो उनको लगेगा कि ये इस तरह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। और दूसरा वो ये भी लोग सोच पाएंगे कि देखिए आपको तो अल्लाह ने मौका दिया, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा जो है कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियोस में उनको वो स्ट्रगल भी दिखाऊं कि इट इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन उनको इतना खूबसूरत भी दिखाऊं कि दे शुड आल्सो गो फॉर इट। अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ये एक ख्वाब की तरह भी वो एक उसी अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में दिखाना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आप मेक श्योर करते हैं कॉन्शियसली कि आप उम्मीद लोगों को देते रहें। हाँ, उम्मीद बिल्कुल। आपकी वीडियो या व्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे समझ आ रही है जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल। उम्मीद नहीं आप ड्रॉप होने दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको सम अप ऐसे करते हैं कि लोग एक पॉजिटिव बात लेकर ही उठें और मुस्कुरा कर ही उठें। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो उनको बिल्कुल ही डिस्करेज कर दे कि यार ये क्या, हम भी ये नहीं करें या हम यहाँ जाएँ नहीं। विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग, माशाल्लाह से। थैंक यू। और एक्चुअली कुछ दिन ऐसे थे जिसमें मैंने 16-16, 18-18 घंटे भी मोटरसाइकिल चलाया है, और फिर रात को आके मैंने कंप्लेन नहीं की लोगों के साथ, इवन कि मैं थका हुआ हूँ, और मुझे पर्सनली भी ये नहीं लगा कि मैं कंप्लेन करूँ। कुछ बॉर्डर से मुझे वापस भेज दिया कि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर होते हो, लेकिन आप लोगों को ये भी एक मैसेज देते हो कि देखिए एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो इसके पीछे में भी कोई एक ऐसी अच्छाई छुपी है जो आपको नहीं पता। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे वापस भेजा गया था यमन के बॉर्डर से।
तो मैं वहाँ पे बड़ा डिसअपॉइंट, क्योंकि यमन देखने का मुझे क्रेज़ की हद तक शौक़ है, वहाँ के घर, वहाँ का कल्चर। तो मैं वापस आया तो बड़ा उदास था। और एक दिन मैं उधर ही बैठा था, ओमान में बैठा हुआ था, तो सुबह-सुबह जो है ना मेरा दिल करा कि मैं क्या करूँ, यहाँ से बाइक किधर लेके जाऊँ। तो अचानक से मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है, योर वीज़ा फॉर इंडिया इज़ अप्रूव्ड। ओके। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं यमन में होता तो शायद मैं उस चीज़ को उस तरह से, उस खुशी को बयान भी ना कर सकता, क्योंकि पहले तो मैं 10 कदम इधर उधर जाके मैं देख रहा होता था, अच्छा ये ठीक है, ये वाकई ठीक है। फिर मैंने जाके उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक किया, अच्छा ये वाकई मेरा ही वीज़ा है, ठीक है। फिर मैंने लोगों से भी सबसे पहले फिर अपने मेरे दोस्तों के, फिर मैंने कहा यार देख मेरा तो वीज़ा आ गया है, फैमिली को बताया। तो फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग उसकी शुरू कर दी। तो वो यही होता है कि आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा ही हो जाता, बेहतर हो जाता है। लेकिन जब ईरान से तीसरी बार आपको वापस बुलाया था, उस वक्त मैं सचमुच इस बात की वो हो गई हूँ कन्विंस कि आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गई है, क्योंकि आपकी वीडियो में आपकी आवाज़ में इतनी कामनेस है। और इतने को मतलब मैं होती तो मैं तो उस वक्त गुस्से से बुरा हाल होता, और शायद मेरी वीडियो में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता कहीं ना कहीं। यू आर टोटली इन कंट्रोल एंड काम एंड यू नो, आप आराम से मुड़ के गए तीसरी दफ़ा भी और फिर वापस आए। मैं सोची थी कि कैसे अपने आप को अपने इतना कंट्रोल में रखा हुआ था। मुझे वहाँ पे आर्मी ने कहा था कि यू डोंट हैव टू गो बैक। ओके। तो मुझे कहते कि आपका पासपोर्ट पीछे रह गया है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही है। कहते कि देखिए वो आपको बुला रहे, हो सकता है उन्होंने चेकिंग करनी है, यू डोंट हैव टू गो बैक, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं जाता तो मेरे लिए ईरान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा वो मेरी सिक्योरिटी नहीं ज़्यादा करेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ गलत किए नहीं, तो मैं ले जाऊँगा। मैंने अपना लैपटॉप हर चीज़ उनके सामने खोल के रख दी, और उन्होंने मेरी ड्रोन फुटेज देखी, उसमें किसी सिटी की फुटेज नहीं थी, किसी सेंसिटिव जगह की फुटेज। हाँ, डेजर्ट में मैंने एक जगह पे कैंपिंग की थी तो उसकी फुटेज थी, दैट्स इट। तो ट्रांसलेटर वाज वेरी काइंड, उसने कहा ठीक है आपको मैं हेल्प करता हूँ जहाँ से जल्दी स्पीड अप प्रोसेस। लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था, डरा हुआ मैं ज़रूर था, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जाने में कुछ गलत कर दिया हो तो दैट कैन बी बिग प्रॉब्लम। सो एक वो कंट्री जहाँ से आपसे वेट नहीं हो रहा कि मैं निकलूँ यहाँ से, कोई था ऐसा सफ़र में स्टॉप? आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा उस मुल्क के बारे में, वो प्रोबेबली इराक था। आई लव इराक। इराक के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन रीज़न ये थी कि मुझे हर 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट पे रोक लिया जाता था। तो मेरा आधा दिन जो है वो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट गुजरता था। तो मैं वो जो देखने गया था वो देख नहीं पा रहा था। तो मुझे आखिर में ये लगा कि नहीं, आई हैव टू गो बैक। और अभी भी मेरा दिल बहुत है, क्योंकि नॉर्थ इराक जो है वहाँ पे कुर्दिस्तान वाला जो रीजन उसको एक्सप्लोर करूँ, तो वहाँ पे वो इतनी चेक पोस्ट नहीं है। लेकिन साउथ इराक नीचे से जो है वो ट्रैवल करके जाना, उसमें मेरा अभी भी दिल नहीं मानता, क्योंकि बहुत चेक पोस्ट है। ओके। अच्छा, एक वो जगह जहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उठ के जाऊँ, छोड़ के जाऊँ? हाँ, इंडिया। somehow I'm not surprised. और आई लव ईरान। ओके। सऊदी अरेबिया, उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन उसको मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लोर करके अपनी मर्ज़ी से निकला हूँ।